वेलकम टू यू माय चैनल जिस चैनल का नाम है बिहार एजुकेशन हब में एक बार मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था संविधान निर्माण के तहत जो है क्या क्या बातें हुई थी। आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा। तो हम लोगों ने बताया था कि संविधान का अर्थ क्या होता है और जो है वो किस किस अनुसार से कार्य करती है। तो आज जो है मैं लेके आया हूँ प्रस्तावना। देखिए, संविधान की ये जो प्रस्तावना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है बातें इसको जानना समझना, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की संविधान क्या है, किस अनुसार से जीने के लिए सिखाती है, सारे बिंदुओं पे आज हम लोग फोकस करेंगे। प्रस्तावना जो है संविधान का एक मूल मंत्र भी बताया गया है जिसमें सब कुछ समाहित है। क्या समाहित है नहीं है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कहता है कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसके बाद जैसे ही संविधान सभा का गठन होता है तो नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव किया था, पेश किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी बातें कही गई थी उसको मैं आज यहाँ पे बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन ये जो इनके उद्देश्य प्रस्ताव जो इन्होंने पेश किया था, ये 22 जनवरी 1947 को पास भी हो गया था। इसका मतलब है इन्होंने इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रही होगी, तभी ये तो पास किया गया था, क्योंकि अथक परिश्रम, अथक मेहनत और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया था और उन्हीं का योगदान रहा। तो सभी पहलुओं पे ध्यान रखते हुए जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि नेहरू का ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। पहला नंबर में कहता है कि भारत को स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित किया जाएगा। तो बात आती है कि जिस समय संविधान बनाया जाएगा तो कहता है कि यही लोग जो है भारतीय को स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित किया जाएगा। इसलिए घोषित किया जाए क्योंकि संविधान सभा ही आगे चल के क्या करेगी, संविधान बनाएगी, इसलिए ऐसी बातें किया कही गई थी इसमें। दूसरा नंबर कहता है भारतीय संघ में सभी प्रदेश शामिल होंगे। तो भारतीय संघ में देखिए, जिस समय हम लोग गुलाम थे तो उस समय यहाँ पे रियासत की संख्या चलती थी, रियासत कहा जाता था वैसा राजा जो छोटे से क्षेत्र पे क्या करता था, अपना अधिकार जमाया जाता था। तो इन सभी चीज़ों को अंग्रेजों ने रियासतों के रूप में घोषित किया था, जहाँ पे भी जिस क्षेत्र का राजा होता था। जैसे उदाहरण में हम लोग प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जैसे हजरत बेगम थी, उसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह। ये सब कुछ ऐसे राजा थे जो कि अपने क्षेत्र में क्या करते थे, है जैसे फिर टीपू सुल्तान ले लेते हैं, फिर जम्मू कश्मीर का जो था उनको ले लेते हैं, हरि सिंह को। मतलब छोटा छोटा जो है ना, यहाँ पे रियासतों की संख्या लगभग 550 थी। तो इनको कहा गया कि इन सभी को क्या कर दिया जाएगा, भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा और ब्रिटिश भारत या देसी रियासतों में जो भी हो सबको इसमें शामिल किया जाएगा और सभी अपने सहमति से इस संघ में शामिल हो सकते हैं। तीसरा नंबर में कहता है कि जो शामिल होंगे स्वायत्त शासी इकाई माना जाएगा। देखिए, यहाँ पे कहा कि जो भी इस भारतीय संघ में शामिल होने होंगे तो उनको क्या होगा, स्वायत्त शासी इकाई माना। स्वायत्त शासी का मतलब होता है उनके पास भी कुछ अधिकार होंगे, उनके पास भी कुछ शक्तियां होंगी जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग बिहार में, अगर बिहार की बात लेते हैं तो बिहार में क्या होता है कि यहाँ पे बिहार सरकार भी अपना क्या हुआ है, उसके पास भी शक्तियां हैं। वो भी जब मन होता है कि कुछ से कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहती है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं शराबबंदी। तो अगर शराबबंदी, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने क्या किया है कि सरकार शराबबंदी की आज पूरा भारत में होगा, नहीं, उसके यही स्वायत्त शासी के इकाई के अंतर्गत ही उसको रखा गया है, जिसपे उसको अधिकार है किस प्रकार से हम लोग राज्य को चलाएंगे। तो ये शराबबंदी हुआ पूरे भारत में ना होके कहाँ हुआ, बिहार में हुआ है। तो ये एक स्वायत्त शासी इकाई माना जाता है। तो चौथा नंबर पे प्रभु सत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत तथा उसके सभी घटकों की सरकारें जनता से शक्ति प्राप्त करेगी। देखिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी स्वतंत्र, यानी कि भारत अगर स्वतंत्र हो जाता है तो इसके अंतर्गत जितने भी सरकारें होंगी, मतलब जितने भी राज्य होंगे वहां पे सरकार का निर्माण होता है। तो ये सरकार जो बनेगी तो यहाँ पे उसको किससे लेनी पड़ेगी, उसके पास जनता से शक्ति प्राप्त करेगी। वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। हम लोग जानते हैं कि जनताओं का शासन होता है, तो इसलिए यहाँ पे जनताओं को प्रमुख रूप से रखा गया है। इसलिए कहा गया है कि जनता किससे शक्ति वो प्राप्त करेगी। 5 नंबर में कहता है भारत के सभी जनता को न्याय, समानता, स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जब हम लोग आजाद हो चुके हैं और हमारा संविधान बन जाएगा तो ये संविधान ऐसा होगा कि यहाँ पे जनताओं को न्याय मिलेगा, यानी कि सबूतों के आधार पे उसको न्याय की बात की जाएगी। समानता मतलब सबों को
समान रूप से लेके चलाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, स्वतंत्रता, सभी को आज़ादी होगी। तो ये हम लोग बना जो रहे हैं संविधान, इसके अंतर्गत जनताओं को ये सब क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा चीज़ उसको मुहैया कराई जाएगी, ताकि तभी जो है हम लोग क्या हो सकते हैं, वास्तविक में स्वतंत्र हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। अगर इन चीज़ों पे, न्याय, समानता, स्वतंत्रता पे बैंड कर दिया जाता है तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सभी जनताओं को ये जो संविधान है वो सुनिश्चित करेगा कि सभी को सही ढंग से न्याय मिले, समानता मिले और स्वतंत्रता मिले। तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो या दलित हो या महादलित हो, तो इसमें इनको क्या कहा गया कि इन लोगों को, जिनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, अल्प मतलब होता है कम, संख्या मतलब कम संख्या, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ईसाई हो गया, सिख हो गया, है ना, तो मुस्लिम हो गया, तो ये सब जो है कुछ अल्पसंख्यक है, इनको भी हम क्या करेंगे। उसके बाद जातियों में अगर दलित, महादलित को, SC ST को लेते हैं, तो इनकी भी सुरक्षा का गारंटी कौन लेती है, संविधान लेती है। बोलता है इसकी भी सुरक्षा और अधिकार प्रदान किया जाएगा, ताकि इन लोगों का भी उत्थान हो, इन लोगों भी, ये लोग भी क्या करे, समाज में समान भाव से जिए, तो इसके भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि सभी क्या हो, आगे बढ़ सके। भारतीय गणतंत्र की प्रादेशिक अखंडता तथा गणतंत्र के थल, जल एवं वायु पर सार्वभौम अधिकारों को न्याय तथा सभी राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार बरकरार रखा जाएगा। देखिए कहता है कि भारतीय गणतंत्र की जो भी अखंडता है, गणतंत्र चाहे वो थल हो, जल हो, वायु हो, सब पे जो है संपूर्ण मतलब सार्वभौम अधिकार के रूप में न्याय उसको प्रदान किए, चाहे वो थल के क्षेत्र में हो, जल के क्षेत्र में या वायु के क्षेत्र में, सभी के अधिकार में उसको क्या होगा, समान कानूनों के अनुसार क्या करेगा, राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार बरकरार रखा जाएगा। कहता है ये जितने भी हम लोग ये 7 उद्देश्य देखें, ये इसलिए उद्देश्य बनाया गया है कि ताकि अन्य देश, यानी कि जो भी अन्य देश है वहां पे हम लोग क्या है, अपना वैध कानून के रूप में आए, सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करें। ताकि क्या होता है कि बहुत सारे देश, जैसे हम लोग ले लेते हैं अमेरिका हो जाता है या फिर ब्रिटेन होता है, तो वो लोग अभी क्या है, दुनिया पे अपना छाप छोड़े हुए हैं, छाप छोड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो भी नियम है, कानून है, उसका क्या है, वो वैध है, अवैध नहीं है, सब उस पर अमल होता है। इसलिए सब क्या होता है, सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है वहाँ की जनता। इसके लिए अब कहता है कि विश्व शांति एवं मानव जाति के कल्याण में अपना स्वैच्छिक योगदान कर सके। और कहता है कि विश्व के स्तर पे भी अगर भारत को ऐसा लग रहा है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे भी ये क्या करेगी, कल्याण की भावना से अपना योगदान करेगी। जैसे ही देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या किया था, कुछ अपना संघ बनाया हुआ था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। वहाँ पे विभिन्न देशों की क्या होती है कि सभी देश भाग लेते हैं, सभी उनका अपना योगदान रहता है, तो उसी प्रकार से योगदान देता है ताकि क्या हो, सबों को एक साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। तो अब देखिए ये सब कुछ बातें थे जो कि नेहरू के द्वारा प्रस्तावना में बताया गया था, और उसको भली भांति जो है अच्छे ढंग से उसको समायोजित भी कर लिया गया हमारे प्रस्तावना में। तो देखिए प्रस्तावना के कुछ बिंदुएं हैं, इस बिंदुओं पे हम लोग अमल करते हैं बारी बारी से। जो प्रस्तावना में कहा गया है उस प्रस्तावना को आप लोग सुने। और देखिए जब भी हम लोग, अभी तो बहुत सारा ऐसा भी होता है कि स्कूलों में भी ये प्रस्तावना को प्रार्थना के रूप में गाया जाता है अधिकतर जगह, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने का संकल्प लेकर तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना की स्वतंत्रता, पदवी व अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुरक्षित करने हेतु आज 26 नवंबर 1949 को अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित तथा आत्म समर्पित करते हैं। तो ये सब प्रस्तावना है। लेकिन देखिए इसी में से हमने क्या किया है, कुछ बिंदुओं को निकाला है। इस बिंदु को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से क्या मतलब होता है कि मतलब हम लोग, इसका मतलब होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि संविधान जो है, हमारा संविधान, वो ब्रिटिश संसद या किसी विदेशी सत्ता से नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों ने बनाया है। मतलब कि इसमें कहा गया कि भारतीय लोगों को शामिल किया गया, ना कि दूसरे अन्य देशों से। उसके बाद है दूसरा, प्रभुता संपन्न। कहता है प्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि भारत स्वतंत्र देश है, ये स्वतंत्र हो चुका है और उस पर किसी भी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। प्रभुता संपन्न का यही मतलब होता है कि ये हमारा देश जो है भारत, वो स्वतंत्र हो चुका है, उस पर किसी अन्य देश का
शक्ति के रूप में नियंत्रण स्थापित नहीं है, यानी कि अंग्रेज का अब इस पे नियंत्रण नहीं रहा। उसके बाद कहता है समाजवादी। तो कहता है समाजवादी क्या होता है कि समाजवादी के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें सभी को एक समान रूप से मान्यता दी जाएगी। समाज में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, ज्यादा ऊंच नीच वाले भी हैं, तो सबको समान रूप से देखा जाएगा। तो समान रूप से मान्यता के लिए समाजवादी भावना को लाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद कहता है पंथ निरपेक्ष की बात जहां तक आती है, तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ हो जाता है सर्व धर्म समभाव की भावना को लागू किया जाता है। मतलब राज्य में सभी धर्म को समान माना जाएगा। राज्यों ने, यानी कि यहाँ की जो सरकारें हैं, भारतीय सरकार का कहना है कि यहाँ पे कोई भी धर्म अलग नहीं है, सभी धर्म एक समान माना गया है, इसलिए पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहता है कि भारत की शक्ति जो है जनता में ही वास करती है, इसका प्रयोग उसके निर्वाचित और उसके प्रतिनिधियों के को दिया गया है। मतलब लोकतंत्र वहां पे होता है जहां पे शक्ति जनता के लिए होता है, और जनता क्या करती है, अपने माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और चुन के जो है वो लोकसभा या विधानसभा में भेजती है, ताकि उनका जो भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। तो लोकतंत्र के अंतर्गत ये रखा गया है। अब गणतंत्र के बारे में बता रहा हूं कि गणतंत्र है क्या। तो गणतंत्र के अंतर, गण मतलब जनता होता है, और देखिए सर्वोच्च जो होता है कि प्रथम नागरिक के रूप में माना गया है किसको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो है प्रथम है, गण है, इसलिए राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष भी बनाया गया है, जो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और ये वंशानुगत नहीं है। बहुत सारे जो पहले जो देश आजाद नहीं होते थे, जो लोकतंत्र जहाँ पे नहीं होता था, तो वहाँ पे क्या होता था, वंशानुगत चलता रहता था। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का जो है चुनाव वो क्या कर दिया गया है, 5 वर्षों के लिए किया गया, और ये वंशानुगत नहीं है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं न्याय। कहता है कि संविधान ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्रत्याभूति की है। मतलब इसमें कहा गया है कि यहाँ पे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सभी के स्तरों पे जितने भी यहाँ पे जनता है सबको क्या किया जाएगा, समान न्याय दिया जाएगा, उसके साथ किया जाए। उसके बाद कहता है स्वतंत्रता। कहता है स्वतंत्रता मतलब आजादी। आजादी कैसी होगी यहाँ की जनताओं को, तो वो चिंतन करने की, लोगों में के अंदर चिंतन करने की शक्ति का स्वतंत्रता दिया जाएगा। अभिव्यक्ति का, विश्वास, आस्था, उपासना का अधिकार, मतलब वो कहीं भी आने जाने के बाद भाषण दे सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है। तो ये सब उसको स्वतंत्रता दी गई है। रुकावट के, और समानता, सभी लोगों को चाहे वो कोई भी पद हो, अवसर हो, समानता उसमें दी गई है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी निकलती है, या फिर समाज में जो भी वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि समान स्तर पे देखना चाहिए, उसपे सब जो है क्या होगा कि समान रूप से सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो पदवी पद हो या अवसर हो। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है कि व्यक्ति की गरिमा, है ना, बंधुता की मतलब गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता का लक्ष्य रखा गया है। मतलब देखिए बंधुता का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सके, एक भाईचारे की भावना से यहाँ पे रह सके, जिससे क्या होता है कि अगर भाईचारे की भावना से रहते हैं तो फिर कहा जा सकता है कि हम लोग में क्या है, एकता है, एकता का वास होगा, अखंडता ज्यादा होगी, खंड खंड नहीं होंगे। तो देखिए ये सब कुछ प्रमुख बिंदु थे जो कि प्रस्तावना के अंतर्गत कही गई थी। अब ये जब इतनी सारे बातें कही गई है, तो के एम मुंशी ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है भारत का, इसे इन्होंने कहा कि ये भारत की जो राजनीतिक का जन्म कुंडली इसको कहा गया है। किसको, ये जो हमारा प्रस्तावना। उसके बाद ई बर्कर के शब्दों में कहा कि ये विश्व के संविधान में सबसे उत्तम संविधान। ये इन लोगों का कुछ कथन है, जो कि ये लोग इम्पोर्टेंट जो है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था। ये प्रचंड विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और है, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि यह संविधान का बहुमूल्य भाग है, ये संविधान की आत्मा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये संविधान की आत्मा के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको, तो प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था भारतीयों के लिए, ताकि इसमें जितने भी संविधान के अंतर्गत कहा गया उसका सार संक्षेप हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए प्रस्तावना में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।